नमस्कार। सुबह के 7 बज रहे हैं और आज दिन के हमारे पहले बुलेटिन नया सवेरा में आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज 28 मार्च का दिन किस मायने में खास है। आज के दिन वर्ष 1965 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने काले अमेरिकियों के लिए एलाबामा की राजधानी मॉन्टगोमरी में 25,000 लोगों के साथ मार्च निकाला। उस समय डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग काले अमेरिकियों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। उनके प्रयत्नों से अमेरिका में नागरिक अधिकारों के क्षेत्र में प्रगति हुई, इसीलिए उन्हें आज मानव अधिकारों के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। 2 चर्चों में उनको संत के रूप में भी मान्यता प्रदान की है। आज के दिन की शुरुआत मार्टिन लूथर किंग के विचार से ही करते हैं। वे कहते हैं, दुनिया में कुछ भी गंभीर अज्ञानता और कर्तव्यनिष्ठा मूर्खता से अधिक खतरनाक नहीं है। और आइए अब देखते हैं हेडलाइंस। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की उज्जैन में आयोजित राष्ट्रीय वैज्ञानिक मेले में वर्चुअल भागीदारी। कहा, स्पेस पॉलिसी के निर्माण और प्रदेश में इसरो के केंद्र के लिए होंगे प्रयास। झाबुआ और अलीराजपुर में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में मुख्यमंत्री मोहन यादव हुए शामिल। नव विवाहितों को 50-50 हजार रुपए के हितलाभ किए प्रदान। विभिन्न विकास योजनाओं का भी किया ऐलान। मध्य प्रदेश विधानसभा में आयोजित राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद का हुआ समापन सत्र में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने रखे विचार। युवाओं का राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का किया आह्वान। चैत्र नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चलाई जा रही विशेष ट्रेनें। मैहर रेलवे स्टेशन पर 15 से अधिक ट्रेनों के स्टॉपेज को 5 मिनट तक किया गया। और मध्य प्रदेश में गर्मी के सख्त हुए तेवर। राज्य के 9 जिलों में 40 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। पश्चिमी विक्षोभ के कारण शुक्रवार के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट के आसार। और ये अब देखते समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रकृति के अनेक रहस्य सुलझाने की क्षमता विज्ञान में है। आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से कई क्षेत्रों में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गत 1 दशक में भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तीव्र प्रगति की है। राष्ट्र के निर्माण में एक नई ऊर्जा और शक्ति का संचार हुआ है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को उज्जैन में हो रहे राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन, विज्ञान उत्सव और 40वें मध्य प्रदेश युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का सीएम हाउस के समत्व भवन से वर्चुअल रूप से शुभारंभ करते हुए ये बात कही। ये सम्मेलन कालिदास अकादमी परिसर उज्जैन में हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान का उपयोग बढ़ाया जाएगा। प्रदेश को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हब बनाया जाएगा। इस दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक डॉक्टर अनिल कोठारी ने बताया कि प्रदेश में इस तरह के वैज्ञानिक सम्मेलन अन्य स्थानों पर भी किए जाएंगे। ये सच्चे अर्थों में प्रौद्योगिकी और नवाचार ये आज के समय की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा कि अभी हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जब हुई उसमें हमने अपने आईटी डिपार्टमेंट के माध्यम से 4 पॉलिसियां, जीसीसी सेमीकंडक्टर, ड्रोन पॉलिसी, एबीजीसीसी पॉलिसी इत्यादि आईटी आईटीएस की पॉलिसी, ये 4 पॉलिसियों के माध्यम से हमने अलग अलग दिशा में भविष्य के दरवाजे खोले हैं। लेकिन जब डॉक्टर प्रकाश चौहान जी ने कहा कि स्पेस पॉलिसी भी बनना चाहिए, तो मैं यही से घोषणा करता हूँ कि बहुत जल्दी आपका भी मार्गदर्शन लेकर मध्य प्रदेश में भी स्पेस पॉलिसी हम बनाने जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए ऐसी कोई भी राह जिस राह से भविष्य में विकास की संभावना बढ़ती है, प्रदेश का मान बढ़ता है, भारत का सम्मान बढ़ता है। ऐसे में भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके ऐसे सभी सेक्टर में हम आगे बढ़ना चाहेंगे। डॉक्टर यहाँ हमारे बीच में सुधीर मिश्रा जी, मैंने उनके विचार भी सुने थे, दोबारा मैं कुछ दोहराना भी चाहूंगा। हम ये चाहेंगे कि अपने मध्य प्रदेश के अंदर जैसे इसरो में एक बड़ा सेंटर बना है भविष्य की दृष्टि से उत्तर भारत, मध्य भारत के साथ सेंट्रल इंडिया में, इस प्रकार से हम मध्य प्रदेश का क्या उपयोग कर सकते हैं। जब आप इस दिशा में भी आगे बात चल करके हमारे लिए चर्चा करेंगे तो ये हम अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए वो योगदान देने के लिए भी तैयार हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को झाबुआ और अलीराजपुर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए।
सबसे पहले वे झाबुआ पहुंचे। यहां उन्होंने 1935 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इसके बाद उन्होंने अलीराजपुर में आयोजित विवाह समारोह में भी शिरकत की और वर वधू को आशीर्वाद प्रदान किए। सीएम ने अलीराजपुर में, जहां पर उन्होंने 1369 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इस दौरान सीएम ने कहा कि अलीराजपुर में हीरा उद्योग को बढ़ावा देंगे, जबकि झाबुआ में मेडिकल कॉलेज बनाने का वादा सीएम ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीराजपुर के विकास के लिए विशेष योजना बनाई गई है। यहाँ हीरा उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए नए उद्योग स्थापित किए जाएंगे। झाबुआ में एक नया मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। कार्यक्रम में सीएम ने नव युगलों को 50-50 हजार रुपए के हितलाभ भी प्रदान किए। आज का दिन शादियों का दिन है, इसलिए निकाह वालों को भी बधाई, विवाह वालों को भी बधाई। और ये आज यहाँ पर लगभग 11 करोड़ रुपया सरकार के द्वारा दिया जाएगा। जोरदार तालियां बजाए अपने बीच में से। 49,000 रुपया प्रति जोड़ा। आप जिस जोड़े से जो सामान लेके आएंगे, आपकी मर्जी का लेके आए, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी। ये हमारे द्वारा विवाह का कार्यक्रम सरकार के माध्यम से होना। और सनातन संस्कृति में विवाह कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये परस्पर एक दूसरे का विश्वास है, ये जन्म जन्म का बंधन है, परमात्मा की लीला है। और दूल्हों के लिए तो कह रहा हूँ कि बेटा हो ना, ध्यान रखना, मेरी बेटी दे रहा हूँ आपके हाथ में, कोई गड़बड़ मत करना, नहीं तो सारी जवाबदारी तुम्हारी रहेगी। हमारी बेटियों का जो महत्व है, जोरदार ताली बजा हमारी अपनी बेटियों के लिए। जब से हमारी सरकार बनी, हमारे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री शिवराज जी, उसके पहले बाबूलाल जी को, उमा भारती जी, और जोरदार ताली बजाओ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। जोरदार तालियां बजाओ। चारों तरफ सभी प्रकार के विकास के काम करते करते एक पूरे देश के अंदर अलग प्रकार का वातावरण। मध्य प्रदेश विधानसभा में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्याओं में युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के अंतिम दिन प्रतिभागियों ने अपने विचारों को निर्णायक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया। चयनित 3 युवा प्रतिनिधियों को नई दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय युवा संसद में भाग लेने का अवसर मिलेगा। समापन सत्र में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, विधायक रीति पाठक, विधानसभा मुख्य सचिव अवधेश प्रताप सिंह समेत कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने युवाओं को जागरूक होकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी ने इसकी सफलता को दर्शाया, जिससे भविष्य में ऐसे आयोजनों की संभावना और भी मजबूत हुई है। सम्मान के भाव के साथ सुन रहे थे और इसी क्रम में जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको मैं बधाई देता हूँ, बाकी सारी टीम को। लेकिन मैं इस रूप में देखता हूँ कि आपका बड़ा संकल्प है विकसित भारत बनाने का, उसके सहभागी बनने का। केवल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प से देश का निर्माण अकेले से नहीं हो सकते, उसके लिए पूरे देश की ताकत चाहिए। और वो संकल्प केवल देश के प्रधानमंत्री का नहीं होती है, संकल्प पूरे देश का संकल्प है। हम अपने देश को अपनी मातृभाषा, अपनी सभ्यता, अपनी विरासत और गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेकर के दुनिया के मंच पर सिरमौर भारत बनाना चाहते हैं, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाना चाहते हैं। आइए हम सब मिलकर के संकल्प को पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश के सभी जिलों से, सभी स्थान से आए हुए सारे विद्यार्थी साथियों, आप सबको मेरी ओर से अनंत शुभकामना, बधाई है। आपकी विचार क्रांति और आपका परिश्रम। अभी बीच में एनएसएस का कार्यक्रम था अमरकंटक में, और आज हम वहां के लिए, हमारी दृष्टि आगे बढ़ने के लिए तैयार है, जहां पर जिस देश को नेतृत्व करता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जैसा नाम मिला है। निश्चित रूप से हम सब तैयार हैं और बहुत अच्छे से तैयार है, मैं ऐसा मानती हूँ। लेकिन एक चीज कहूंगी, बहुत गंभीर विषय तो नहीं, पर ये लाइनों को आप जरूर रखिएगा, क्योंकि मैं जब भी कभी स्कूलों में जाती हूँ, कॉलेजों में भी जाती हूँ, मेरे भी बच्चे आपकी भी उम्र के ही हैं, मैं ये जरूर उनको कहती हूँ कि जो अभी मैंने आपसे कहा कि मुझे बहुत सारे चेहरे दिखाई दे रहे थे कि कोई
सांसद बन रहा है, कोई विधायक बन रहा है, बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई किसी भी क्षेत्र में काम करता हुआ सा नजर आ रहा है, कोई समाज सेवी है, कोई क्रांतिकारी है, कोई कुछ भी। लेकिन कुछ भी बनो, इन सब से पहले बनना जरूरी है एक अच्छा इंसान, एक अच्छा इंसान। कल विश्वास भैया ने एक लाइन कही थी, एक अच्छे भारतीयता का होना बहुत जरूरी है, एक अच्छा भारतीय बनना बहुत जरूरी है। और मैं हमेशा छोटे बच्चों को कहती हूँ कि एक अच्छा इंसान बनना जो बहुत जरूरी है, क्योंकि इस भारत देश को आवश्यकता है 75 वर्ष के संविधान के बाद, हो सकता है 100 वर्ष के संविधान की उस यात्रा को हम देखने के लिए तैयार हो, लेकिन जब इस 25 वर्ष की यात्रा की जो बारी आएगी, उसमें हमको एक अच्छा इंसान बनकर उस यात्रा को करना पड़ेगा। इस बात को हमको तय करना है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अमरपाटन से विधायक राजेंद्र कुमार सिंह ने साधु संतों पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने साधु संत, सन्यासी, बाबा, बैरागी और महामंडलेश्वरों को जनता के बीच छोड़ दिया और कहा कि जाओ हिंदुत्व और बीजेपी का प्रचार करो। राजेंद्र कुमार सिंह ने जिस वक्त ये टिप्पणी की, उस समय मंच पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी मौजूद थे। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस नेता के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हिंदू देवी देवताओं और सनातन का अपमान करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। हिंदू मतावलंबियों का अपमान करना, हिंदू साधु संतों का अपमान करना, राम मंदिर को लेकर टंगड़ी अड़ाने का काम करना, राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र करना। कांग्रेस क्या हिंदू समाज को समाप्त करने की चाल चल रही है? इटली की संस्कृति में पलने वाली कांग्रेस, बढ़ने वाली कांग्रेस बहुसंख्यक समाज के खिलाफ लगातार काम कर रही है, पर अब ये इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजेंद्र सिंह जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बढ़ते अगली खबर की ओर और बात करते हैं अगली खबर की, जहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि वे किसानों को तुअर, मसूर और उड़द के उचित दाम मिल सकें। इसके लिए वे प्रभावी और पारदर्शी खरीद की व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की बेहतरी के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और निरंतर काम कर रही है। इसी दिशा में किसानों से उनकी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी का कार्य भी किया जा रहा है। मसूर और उड़द के ठीक दाम किसानों को मिल सके, इसके लिए वो प्रभावी और पारदर्शी इन फसलों की खरीद की व्यवस्था करें। केंद्र सरकार ने, कृषि विभाग ने राज्य सरकारों को अनुमति दी है। तुअर की खरीदी का काम चल रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना में नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से एमएसपी पर खरीद जारी है। मेरी अपील है, इस योजना का ठीक क्रियान्वयन राज्य करे। चना, सरसों और मसूर, इनकी भी खरीद पीएम आशा योजना के अंतर्गत की जाएगी। अलग अलग राज्यों के लिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इनको सरसों की खरीद के लिए स्वीकृति दी है, मंजूरी दी है। तमिलनाडु में खोपरा की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। किसानों को पंजीकरण और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हमने नेफेड और एनसीसीएफ पोर्टलों का उपयोग सुनिश्चित किया है। मेरी फिर एक अपील है कि एमएसपी के नीचे किसान की इन फसलों की कीमत ना जाए, इसलिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता है। राज्य सरकार प्रभावी सहयोग इन खरीदी में सुनिश्चित करे। बात करते हैं रायसेन जिले की, जहां पर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में रासायनिक औद्योगिक दुर्घटना से बचाव तकनीक विषय पर आपदा प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा ने कहा कि समय पूर्व आपदा प्रबंधन की तैयारियों, प्रशिक्षण और सुरक्षा उपायों से आपदा की स्थिति में जानमाल की हानि को रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। जिले में आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूकता फैलाने विविध गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रशिक्षण में नागरिक सुरक्षा भोपाल से आए डिविजनल वार्डन रणदीप जग्गी ने उपस्थित एसडीईआरएफ, होमगार्ड, कोटवार, गोताखोर सहित अन्य कर्मचारियों को रासायनिक या औद्योगिक दुर्घटना पर बचाव तकनीक के बारे में विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसी फैक्ट्री या कारखाने में अग्नि दुर्घटना, केमिकल का रिसाव या अन्य दुर्घटनाओं को समय पूर्व तैयारियों
और प्रशिक्षण से कम समय में काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। डिसीजन दिया गया कि 2030 तक आपदा को बिल्कुल छूने बना देगी, कोई कैजुअलिटी। मध्य प्रदेश शासन की तरफ से जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है SDMA, वहाँ से गवर्नमेंट से माननीय कलेक्टर महोदय के पास इस तरह के निर्देश आए हुए थे कि हर जिला स्तर पर ये इस तरह की जो है प्रशिक्षण को चलाया जाए, जिसमें अधिक से अधिक जो लोग फील्ड में काम करते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाए। था रासायनिक दुर्घटना और जो हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं उनमें जो एक्सीडेंट वगैरह जो हो जाते हैं उनको लेकर हमारा वो था। तो उसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले लोग थे, जिसमें जो हम लोग काम करते हैं फील्ड में, SDRF, होमगार्ड, नीचे लेवल पर रेवेन्यू के अधिकारी, पुलिस है, कोटवार लोग हैं, इन सभी को जो है प्रशिक्षण दिया गया था। हमको हमारे जो फील्ड में काम करते हैं, अगर इस तरह की कोई स्थिति निर्मित होती है तो हमको क्या करना है, उनके बचाव के क्या उपाय हैं, पहले की तैयारी क्या है, अगर घटना होती है उसका हमको पूर्व की तैयारी किस तरह से रखनी है, अगर घटना हो जाती तो उस समय क्या काम करना है और घटना के बाद की हमारी भूमिका क्या होगी, इस संबंध में जो है प्रशिक्षण दिया गया है। और आइए अब देखते हैं भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा राष्ट्रीय लिंक परियोजना पर आधारित विशेष डॉक्यूमेंट्री। भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना बुंदेलखंड की बदलने जा रही है तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से हो रहा है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना साकार। बुंदेलखंड होगा अब हरा भरा, लहलहाएंगे खेत, मिलेगा पीने के लिए भरपूर पानी। देखिए DD न्यूज मध्य प्रदेश की खास पेशकश। जुड़ेंगी नदियां, बदलेंगी जिंदगियां। 28 मार्च को शाम 7 बजे आपके अपने चैनल दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर। एक राष्ट्र एक चुनाव विषय को लेकर शहडोल में कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला को हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रोहित आर्य ने संबोधित किया। रिटायर्ड जस्टिस रोहित आर्य ने कहा कि एक देश एक चुनाव की विचारधारा को लेकर राष्ट्र मजबूत होगा, साथ ही मतदाता जागरूक बनेंगे। इस प्रणाली के लाभ गिनाते हुए उन्होंने कहा कि इससे सार्वजनिक धन की बचत होगी और साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बलों पर तनाव कम होगा। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए पहली बार आम चुनाव 1951 और 52 में एक साथ आयोजित किए गए थे। ये प्रथा बाद में 3 लोकसभा चुनावों में 1967 के बाद जारी रही और इसके बाद इसे बाधित कर दिया गया। पॉलिटिकल डायनेमिक्स बदल जाएगी जब ये एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव क्रियान्वयन शुरू हो जाएगा। लेकिन ये एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में समझने से पहले हमको अपनी भूली हुई जो हमारी संपदा थी उसको हमें जगाना होगा। इस चैत्र नवरात्र पर रेलवे ने मैहर में ट्रेनों के स्टॉपेज की संख्या बढ़ाई है। नवरात्रि पर्व पर मां शारदा के दर्शन करने के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये बड़ी सौगात है। देश भर से नवरात्रि पर भक्तों का जत्था मैहर पहुंचता है और माता के दर्शन पूजन करता है। पश्चिम मध्य रेलवे के CPRO ने बताया कि मैहर में करीब 15 ट्रेनों को 5 मिनट रुकने के लिए निर्देशित किया गया है। 30 मार्च से 12 अप्रैल तक ये ट्रेनें मैहर स्टेशन पर रुकेंगी ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के मां शारदा के दर्शन कर सकें। गौरतलब है कि हर साल लाखों श्रद्धालु मैहर जाते हैं, लेकिन ट्रेनों की कमी और स्टॉपेज न होने के कारण उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि यदि ज़रूरत पड़ी तो ट्रेनों की संख्या और स्टॉपेज बढ़ाए भी जा सकते हैं। यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए पश्चिम मध्य रेल हमेशा से प्रयासरत रहा है। अभी चैत्र नवरात्रि आ रही है जो कि 30 तारीख से चालू हो रही है। इस दौरान मैहर स्टेशन पर कई पासिंग थ्रू ट्रेन के हॉल्ट प्रोवाइड किए गए हैं। यह लगभग 15 ट्रेनें हैं जिनके हॉल्ट मैहर स्टेशन पर 5 मिनट के प्रोवाइड किए गए हैं। यह हॉल्ट दिनांक 30/3 से लेकर 12/4 तक प्रदान किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर कालगणना का प्रमुख केंद्र है। उज्जैन की इसी पहचान को स्थापित करने के लिए पहले यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना की और अब मार्च के अंत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक वैदिक घड़ी ऐप को राष्ट्र को समर्पित कर सकती हैं। कैसी है ये वैदिक घड़ी? इस ऐप
के माध्यम से। देखते हैं इस रिपोर्ट में। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भारतीय काल गणना पर आधारित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का लोकार्पण। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का ऐप हो चुका है तैयार। ऐप 189 से अधिक भारतीय एवं वैश्विक भाषाओं में देखा जा सकता है। बिजली चले जाने पर भी बंद नहीं होगी वैदिक घड़ी। वैदिक घड़ी ऐप में भारतीय पंचांग समाहित है। भारतीय काल गणना विश्व की प्राचीनतम, सूक्ष्म, शुद्ध, त्रुटि रहित, प्रामाणिक एवं विश्वसनीय पद्धति है। काल परिणाम की इस सर्वाधिक विश्वसनीय पद्धति को पुनर्स्थापित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के रूप में उज्जैन में प्रारंभ किया गया है। उज्जैनी की स्थापना सृष्टि के आरंभ से ही मान्य की जाती रही है। दुनिया भर में उज्जैनी से निर्धारित और प्रसारित काल गणना नियामक रही है। भारतीय खगोल सिद्धांत और ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्रों की गति पर आधारित भारतीय काल गणना में समय के न्यूनतम अंश का भी समावेश किया जाता है। इसकी गणना में परमाणु से लेकर कल्प तक का विचार है। अब इस घड़ी के लग जाने के बाद वैदिक घड़ी ऐप भी तैयार हो गया है। इस ऐप को संभवतः 30 मार्च को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उज्जैन से राष्ट्र को समर्पित कर सकती हैं। ये वर्ष प्रतिपदा का दिन है, उज्जैन के गौरव का दिवस है और विक्रम संवत के परिवर्तन का दिन है। तो इस दिन से सिद्धार्थी संवत जो है, संवत्सर जो है वो प्रभावी हो जाएगा। माननीय राष्ट्रपति से अनुरोध किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि वे इस वैदिक घड़ी के ऐप का लोकार्पण करें। इस वैदिक घड़ी ऐप की खास बात यह है कि इस घड़ी में भारतीय पंचांग समाहित है। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी 1.25 टाइम जोन सनराइज पर आधारित है, जो कि वैदिक आधार है। इसका मानक डोंगला स्थित वेधशाला को आधार बनाकर किया गया है। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी ऐप में सभी ज्योतिर्लिंग, नवग्रह, नक्षत्र, सूर्योदय, सूर्यास्त आदि समाहित है। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भारतीय काल गणना की परंपरा के पुनर्स्थापन का छोटा सा प्रयास है। ये एप्लीकेशन विक्रमादित्य वैदिक घड़ी नाम से ये एप्लीकेशन है, जो कि एंड्रॉयड और iOS एप्पल दोनों पर ही ये उपलब्ध होगी। ये वैदिक समय दिखाती है, साथ ही ग्रीनविच मीन टाइम और इंडियन मीन टाइम भी दिखाती है। साथ ही इसमें पंचांग की आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। जो उज्जैन में लगी इस वैदिक घड़ी के सभी फीचर इस ऐप में रहेंगे। उज्जैन में लगी घड़ी में जो बदलाव होंगे वो ऐप में भी शो होंगे। आप इसे मैनुअल भी ऑपरेट कर सकेंगे। इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकेंगे। उज्जैन में स्थित जिस दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 1 साल पहले किया था, उसी वैदिक घड़ी की जानकारियां इस वैदिक क्लॉक ऐप में मौजूद रहेंगी। लेकिन इसके पीछे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा है कि लोग उज्जैन के महत्व को समझें, काल गणना को समझें। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। और आइए अब देखते हैं प्रदेश के प्रमुख अखबारों की क्या है सुर्खियां। तो आइए सबसे पहली जो सुर्खी है वो है पीथमपुर से जुड़ी हुई है, जहां पर यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने का मसला एक बार फिर उठा है। यहां पर यूका के कचरे से नुकसान नहीं है। अब 72 दिन में पीथमपुर में ही जलेगा पूरा कचरा, यानी अब तक 3 चरणों में 30 मैट्रिक टन कचरा जला है। 307 मैट्रिक टन कचरा जलना भी बाकी है। हर घंटे 270 किलो कचरा जलाया जाएगा। राख जमीन में नहीं जाएगी। और पहले ट्रायल में हर घंटे 135, दूसरे में 180 किलो कचरा जलाया जाएगा। आपको बता दें कि पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निष्पादन के ट्रायल रन से किसी तरह का कोई नुकसान सामने नहीं आया। मध्य प्रदेश सरकार ने इस संबंध में गुरुवार को ट्रायल रन की स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की। इसमें बताया गया कि ट्रायल रन पूरी तरह से सफल रहा। मध्य प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट को यह भी बताया कि बाकी बचा 307 मीट्रिक टन कचरा 72 दिनों में जलाया जा सकता है। राज्य ने हलफनामा देकर कहा कि 3 ट्रायल 30 मीट्रिक टन कचरा नष्ट किया गया था। अब बाकी कचरा पीथमपुर में केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की देखरेख में जलाया जाएगा। चलिए दूसरी जो सुर्खी है वो है विधानसभा से जुड़ी हुई है, जहां पर युवा संसद का आयोजन किया जा रहा था, जिसका कल समापन हुआ है। और इसमें युवा संसद में उठा महाकुंभ में भगदड़ का मुद्दा, ये शीर्षक के साथ खबर प्रकाशित की गई है। और आपको बता दें कि शासकीय कन्या महाविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन की ओर से गुरुवार को युवा संसद का मंचन किया गया। ये आयोजन पंडित कुंजीलाल संसदीय विद्यापीठ के सहयोग से हुआ। इसमें 28 छात्रों ने संसदीय प्रक्रिया को जीवंत बना दिया। और आपको बता दें कि इसी तरह की जो युवा संसद है वो विधानसभा में चल रही थी, और एक दूसरी जो संसद है युवा संसद,
ये पंडित कुंजीलाल संसदीय विद्यापीठ के सहयोग से चल रही थी और इसमें स्टूडेंट ने अपनी इस संसद में प्रश्नकाल के दौरान कई जरूरी मुद्दों पर भी चर्चा की। इसमें कई तरह की, जैसे रेल दुर्घटनाएं हैं, महाकुंभ में भगदड़ हुई, अमेरिका के प्रवासी भारतीयों के साथ की गई वसूली की, जैसे कई विषयों पर चर्चा यहाँ पर की गई। अगली जो सुर्खी है वो धान उपार्जन से जुड़ी है, जिसमें गड़बड़ी को लेकर मुद्दा सामने उठाया है। धान उपार्जन में गड़बड़ी की जांच कराएंगे सभी कलेक्टर, प्राइवेट कंपनी इसमें सुधार करेंगी। ये सख्ती ईओडब्ल्यू ने पकड़ी है और धान मिलों द्वारा की जा रही गड़बड़ी को लेकर ईओडब्ल्यू ने ये कार्रवाई की है। ईओडब्ल्यू द्वारा मध्य प्रदेश की राइस मिल में बरती जा रही अनियमितता की जांच के बीच मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन की संगठनात्मक संरचना में सुधार का जिम्मा अब प्राइवेट कंसल्टेंट कंपनी को देने की तैयारी शुरू हो गई है। साथ ही उपार्जन केंद्रों से दी गई धान की सत्यापन और अन्य शिकायतों की जांच के लिए जांच दल भी गठित किए जाएंगे। ये एक बड़ी खबर है। जिस तरह हम देख रहे हैं कि इंदौर में हर बार स्वच्छता के क्षेत्र में नंबर 1 पर आता है, इसी को देखते हुए भोपाल में भी स्वच्छता सर्वेक्षण का पहला चरण पूरा हो गया है। अब गार्बेज फ्री सिटी और वाटर प्लस की चुनौती भोपाल के सामने है। शहर के 3000 से ज़्यादा स्थानों की तस्वीरें पोर्टल पर अपलोड की गई हैं और आपको बता दें कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 का पहला चरण पूरा हो गया है। सर्वेक्षण के पहले चरण में 3000 से अधिक स्थानों की तस्वीरें अपलोड की गई हैं और आपको बता दें कि हर वार्ड में सर्वे की बात की जा रही है, जहां पर गार्बेज फ्री सिटी और वाटर प्लस के लिए हर वार्ड में सर्वे टीम जाएगी। एक एक वार्ड में तय मापदंडों के अनुसार निरीक्षण होगा। इन दिनों रमजान की रौनक है और उसी से जुड़ी एक खबर प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। आपको बता दें कि ज़्यादातर चीज़ें इस वक्त 15 से 20% महंगी चल रही है। सेमी, गगारा, भोपाली टोपियाँ सबसे ज़्यादा बिक रही हैं और रमज़ान का मौसम, ये जो समय चल रहा है, इसमें सूरमे की भी चमक दिखाई दे रही है। इत्र की महक और लजीज जायके के दीवाने हैं लोग। और आपको बता दें कि इसके चलते चौक बाज़ार में ईद की रौनक दिखाई दे रही है और रात को 12 साढ़े 12 बजे तक भी वहाँ पर लोग घूमने आते हैं और शाम के वक्त जब उनका रोज़ा अफ्तारी का समय हो जाता है उसके बाद कुछ समय गुजारने के लिए बाज़ारों की तरफ चले आते हैं और वहाँ पर ख़रीदारी भी कर रहे हैं। और जो आखिरी सुर्खी है वो है आईपीएल से जुड़ी हुई, जहाँ पर जो कल जो मैच हुआ उसमें हैदराबाद और लखनऊ के बीच खिताबी भिड़ंत थी, जहाँ पर लखनऊ ने ये मैच जीत लिया है और लखनऊ सुपर जायंट्स और हैदराबाद के बीच जो मैच हुआ उसमें हैदराबाद को 5 विकेट से हरा दिया। शार्दुल के आईपीएल में 100 विकेट पूरे हुए और उन्होंने कल 4 विकेट लिए 38 रन देकर और वो 25वें ऐसे गेंदबाज बने हैं जिन्होंने 100 विकेट पूरे किए हैं। और आपको बता दें कि जो आज जो मैच होने जा रहा है वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच है, जो शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। तो ये थी अखबार की सुर्खियां और आइए बुलेटिन के अंत में देखते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की उज्जैन में आयोजित राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन में वर्चुअली भागीदारी, कहा स्पेस पॉलिसी के निर्माण और प्रदेश में इसरो के केंद्र के लिए होंगे प्रयास। झाबुआ और अलीराजपुर में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में मुख्यमंत्री मोहन यादव हुए शामिल, नवविवाहितों को 50-50 हजार रुपए के हितलाभ किए प्रदान, विभिन्न विकास योजनाओं का भी किया ऐलान। मध्य प्रदेश विधानसभा में आयोजित राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद का हुआ समापन सत्र में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने रखे अपने विचार, युवाओं का राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का किया आह्वान। चैत्र नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चलाई जा रही विशेष ट्रेनें, मैहर रेलवे स्टेशन पर 15 से अधिक ट्रेनों के स्टॉपेज को 5 मिनट तक का किया गया। और मध्य प्रदेश में गर्मी के सख्त हुए तेवर, राज्य के 9 जिलों में 40 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, पश्चिमी विक्षोभ के कारण शुक्रवार के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट के आसार। तो सुबह के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दिन भर हम आपसे विभिन्न खबरों के माध्यम से अपने आगामी बुलेटिन में जुड़े रहेंगे। हमारा अगला बुलेटिन देखिए ठीक 9 बजे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।